हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th की यूनिट है थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसकी वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे। जो भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो अपने मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं और जो अपने नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेटल्स और यहाँ पर लिखेंगे नॉन मेटल्स। तो देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या होता है। सबसे पहले मेटल्स में हम क्या लिखेंगे कि जिसमें जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जिसमें लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या लिखेंगे, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सोडियम, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो क्या लिखेंगे हम 281। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 1, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मेटल। ऐसे ही मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे हो गया क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो 287। तो जो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, मोर देन 4, तो इसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। एक तो है ये डेफिनेशन। सेकंड क्या है, अब देखो इसको स्टेबल होने के लिए इसी डेफिनेशन से हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे। इसको स्टेबल होने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होना चाहिए, 28। तो उसके लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स। अब आई बात इसकी, अब इसमें क्या होगा, देखो 7 है तो अब 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको ये बना लेगा 288। तो इसके लिए हम इसमें क्या बोलते हैं, विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। ये तो थी इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज। अब जो अपनी मेटल्स होती हैं वो मेनली क्या होती हैं, सॉलिड्स, ठीक है। और जो अपनी नॉन मेटल्स होती हैं वो लिक्विड या गैसेज हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए जो इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये थी ये डेफिनेशन। अब वो देखो ये क्या होते हैं, हाईली डक्टाइल और मैलिएबल। अब डक्टाइल का मतलब क्या है, डक्टाइल का मतलब होता है कि जब हम किसी भी मेटल को ले और उसको थिन शीट्स में बदल दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। और अगर उसी जो मेटल को हम बिल्कुल किसमें, वायर में बदल दें, थिन वायर्स में बदल दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिएबल। जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड की जो वायर बनाते हैं ना, मतलब उसको पतली से पतली वायर, बहुत लंबी से लंबी वायर बना सकते हैं उसकी। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या है, टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। और मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है, टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। अब ये क्या होते हैं, नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल। इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। अब जो लास्ट पॉइंट है वो क्या होती है, जो भी अपनी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लस्ट्रस, मतलब इनमें शाइनिंग होती है। और जो अपनी नॉन मेटल्स होती हैं वो होती हैं नॉन लस्ट्रस, इसमें कोई भी शाइनिंग नहीं होती। तो ये तो क्या था, अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, तो इनको ऊपर वाले 2 पॉइंट को मिटा के देखते हैं। तो यहाँ पे था इसका थर्ड पॉइंट, सॉलिड्स। तो जो सबसे फर्स्ट एक्सेप्शन आता है वो किसका आता है, मरकरी का। हमने क्या बोला कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं ना, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, किसका एक्सेप्शन होता है, मरकरी का, Hg का। ये मेटल्स होते हुए भी कैसे एग्जिस्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में ये एग्जिस्ट होता है। तो ये होता है इसका एक्सेप्शन। उसके बाद जो सेकंड एक्सेप्शन होता है, इनमें हमने बोला कि जो भी अपनी मेटल्स होंगे इनके हाई बॉइलिंग पॉइंट होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे, लेकिन जो अपनी गैलियम होती है और सीजियम होती है इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं लो होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था इसका सेकंड एक्सेप्शन।
अब यहाँ पे नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन है। कैसे? अब देखो यहाँ पे क्या बोला है हमने, इनको क्या होगा, नॉन लस्ट्रस, मतलब इनमें शाइनिंग नहीं होती। लेकिन जो अपना आयोडीन होता है वो एक नॉन मेटल होने के बाद भी क्या होता है, लस्ट्रस होता है। अब जो सेकंड एक्सेप्शन है इसमें क्या, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। हमने क्या बोला है कि जो भी अपनी नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो लेकिन जो अपना ये एलोट्रोप होता है कार्बन का, ग्रेफाइट, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो भी अपनी मेटल्स होती हैं वो होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो अपने नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो कुछ 6 to 7 पॉइंट्स थे किसके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। देन उसके एक्सेप्शन है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब क्या है, मेटल्स आर बर्नड इन एयर, कि जब हम मेटल्स को हवा में जलाते हैं तो उस समय पे क्या होगा, तो अब अपना टॉपिक क्या है, मेटल्स आर बर्नड इन एयर। तो इसको सिंपल से समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अपनी मेटल लो, सिंपल कोई भी जो मेटल है, मान लिया हमने ली क्या, मैग्नीशियम। अब जब हमने उसको एयर में जलाया तो उस टाइम पे वहाँ पे एयर में होती है अपनी ऑक्सीजन, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, MgO। अब इक्वेशन को हमने बैलेंस करना होता है, तो यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई की, यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई किया। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे कि जब भी हम मेटल्स को ऑक्सीजन एयर में बर्न करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ से हम इसका नोटेशन देना चाहे तो कैसे देंगे, मेटल प्लस में ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। ठीक है। अब जो इसकी सेकंड यूनिट होती है 10th क्लास में, उसमें हमने पढ़ा होता है कि जो अपने मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक, और जो अपने नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। ठीक है। अब वो ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी कंबाइन हो जाए, बेस के साथ भी कंबाइन हो जाए, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले अगर आपको ये लिखना हो कि आपके लिए ये आए कि मेटल्स आर बर्नड इन एयर, तो क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर देन मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म्ड, कि जब भी हमने मेटल को ऑक्सीजन में बर्न किया है, एयर में बर्न किया है, तो वहाँ से हमें क्या मिलेंगे, मेटल ऑक्साइड मिलेंगे। अब देखो, अब इसमें इसी में क्या आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, दोज ऑक्साइड्स विच कैन, यहाँ से इसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो मेनली क्या होता है कि जो भी मेटल के ऑक्साइड होंगे वो किसके साथ कंबाइन करेंगे, बेसिक तो ये है एसिड के साथ, लेकिन वो ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी और बेस के साथ, दोनों के साथ ही रिएक्ट करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, विच कैन रिएक्ट with both acids and bases, उनको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये तो सिंपल क्या था कि जब हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो वहाँ से हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा। और बेसिक होने की वजह से ये किसके साथ कंबाइन होंगे, एसिडिक के साथ। अब यहाँ पे जो ऑक्साइड्स होंगे वो जो दोनों के साथ कंबाइन होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हमने लिया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और हमने इसमें डाला पहले एसिड, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले साथ में यहाँ से H2 निकल जाएगा। अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। बैलेंस के लिए यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम के कितने हैं, दो, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के वहाँ हाइड्रोजन, क्लोरीन, अपने क्लोरीन के यहाँ पे कितने हुए हैं, 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अब अपनी जो क्लोरीन है वो बैलेंस है, और जो अपनी ऑक्सीजन है वो कब बैलेंस होगी, जब यहाँ पे भी 3 होंगे ऑक्सीजन के, क्योंकि यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब देखो अपनी इक्वेशन, यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 हैं, यहाँ पे भी 2, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। उसके बाद ऑक्सीजन के यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। उसके बाद हाइड्रोजन के यहाँ 6 है तो यहाँ भी 3 2 जा 6 है। क्लोरीन के यहाँ पे भी 6 है और 2 3 जा 6, यहाँ पे भी 6 है। तो अपनी इक्वेशन है बैलेंस। ये तो किसके साथ थी, विद एसिड। अब हम किसके साथ देखेंगे, बेस। तो जो मोस्ट कॉमन बेस होता है अपना वो कौन सा होता है, NaOH।
तो जब हम इसमें NaOH डालेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, NaAlO2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। अब जो इक्वेशन है अपनी वो अभी भी बैलेंस होनी चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो अपने एल्यूमिनियम है वो हो गई बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो जो अपनी ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 प्लस में 2, 2 यहाँ से 3 यहाँ से, ऐसे ही 2 2 जा 4 और 1 यहाँ से 4 + 1, ऑक्सीजन अपनी बैलेंस है। उसके बाद जो अपना सोडियम है वो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गई, 2 यहीं है 2 यहीं है, और जो अपनी हाइड्रोजन है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो वो भी बैलेंस हो गई। तो ऐसे जब भी कोई इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो अपनी बैलेंस होनी चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है उसकी। तो हमने देख लिया कि जो मेटल्स हैं जब वो एयर में बर्न होंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक होने की वजह से वो किसके साथ कंबाइन होंगे, एसिड के साथ। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो इसके लिए वो किसके साथ कंबाइन होंगे, बेस के साथ। लेकिन वो ऑक्साइड्स जो एसिड प्लस बेस दोनों के साथ ही कंबाइन हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे हमने इनका जो एग्जांपल्स है वो भी डिस्कस किए हैं। अब हम चलते हैं अपने 4th पॉइंट पे, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, कि जब जो अपनी मेटल्स हैं वो किसके साथ कंबाइन होंगी, वाटर के साथ। तो 4th क्या है अपना, मेटल रिएक्ट विद वाटर, कि जब भी कोई अपनी मेटल होगी वो किसके साथ कंबाइन होगी, वाटर के साथ। तो सबसे पहले हम किसका एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हमने ली क्या, मैग्नीशियम। जो अपना मैग्नीशियम होता है वो सिंपल वाटर में इसके साथ, वाटर के साथ कंबाइन नहीं होगा। तो जब भी मैग्नीशियम को हम लेंगे वो किस फॉर्म में कनेक्ट होगा, जब भी हम वहाँ पे H2O लेंगे वो कौन से वाला होगा, हॉट वाटर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, MgO प्लस में H2 यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जब भी अपना क्या है मैग्नीशियम, या यहाँ से हम सिंपल लिख सकते हैं क्या, मेटल प्लस में वाटर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये हो जाएगा अपना क्या, जब भी अपना कोई मेटल है वो किसके साथ कंबाइन होगा, वाटर के साथ। अब हमने एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम का, तो ये सिंपल कोल्ड वाटर में इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, ये किस में देगा, हॉट वाटर में। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हम ले एल्यूमिनियम का और उसकी है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दिखाएंगे तो वो क्या होगा, Al2O3 साथ में H2। अब मैंने क्या बोला था, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अपने एल्यूमिनियम है वो बैलेंस हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए तो यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो ये क्या है, जब लेकिन जो अपने एल्यूमिनियम है, Fe है और Zn है, ये दोनों, ये तीनों क्या होते हैं, ये ना तो हॉट वाटर के साथ कंबाइन होते ना कोल्ड वाटर के साथ। किसमें, स्टीम, कि जब अपना जो वाटर है स्टीम की फॉर्म में होता है ये तभी कंबाइन होते हैं। उसके बाद जो अपने एग्जाम्पल बचे किसके, Pb, कॉपर और साथ में क्या बचा, सिल्वर, ये क्या होंगे, किसी भी हालत में वाटर के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या देखा है कि जब भी कोई मेटल अपने वाटर के साथ कंबाइन होगी तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। हम इसकी डेफिनेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर देन इट विल गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें हमने मेटल ऑक्साइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन मिलेगी। अब हमने इसके एग्जांपल भी देख लिए, लेकिन इसके लिए कंडीशन हमने ध्यान में रखनी है कि जब हम मैग्नीशियम लेते हैं तो जो वाटर होगा हॉट होगा, कोल्ड वाटर में ये रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद जो एल्यूमिनियम है, Fe है, Zn है, ये तीनों क्या होते हैं, हॉट वाटर में भी रिएक्शन नहीं देंगे। ये कब देंगे, तब जो अपनी स्टीम की फॉर्म होगी ओनली तब ये रिएक्शन देंगे। उसके बाद Pb, Cu एंड सिल्वर, ये किसी भी फॉर्म में किसी भी हालत में वाटर के साथ कंबाइन नहीं होते। तो यहाँ पे जो अपना ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि जब मेटल होती है वो किसके साथ कंबाइन होगी, एसिड्स के साथ। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, व्हेन मेटल रिएक्ट विद
एसिड्स। हमने क्या लेनी है, सिंपल इसकी डेफिनेशन पे चलो, हम लेके एक मेटल ले लेंगे, सिंपल हमने एक मेटल ले ली, उसके बाद एसिड लेना है। तो जो मोस्ट कॉमनली नॉन एसिड होता है वो होता है अपना HCl, तो हमने HCl ले लिया। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी देखो हम क्या बना सकते हैं, सिंपल जैसे भी हम यहाँ से बनाएंगे तो क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा MgCl2 और साथ में यहाँ से निकल जाएगी हाइड्रोजन। अब इक्वेशन का बैलेंस होना बिल्कुल, तो 2 और यहाँ से देखो अब Mg भी एक है, Cl भी 2 है और जो हाइड्रोजन है वो भी 2 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जब भी अपनी जो मेटल है, मेटल प्लस एसिड, तो ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन। तो जब भी जो अपनी मेटल है वो किसके साथ कंबाइन होगी, एसिड के साथ कंबाइन होगी, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड देन वी विल गेट साल्ट एंड हाइड्रोजन। तो हमें क्या क्या मिलेगा, साल्ट हाइड्रोजन। ऐसे आप मैग्नीशियम ही नहीं किसी भी मेटल को लेके इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि मेटल हमने ली, जैसे मैंने लिया Na प्लस में HCl, तो यहाँ से क्या हो जाएगा NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हमने इस इक्वेशन को भी बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे हम इस इक्वेशन को बैलेंस, यहाँ पे 2 होगा, अब यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया कि Na भी 2 है, Cl भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। और आप ऐसे एल्यूमिनियम का भी एग्जांपल ले सकते हो, एल्यूमिनियम प्लस में HCl, तो यहाँ से क्या होगा AlCl प्लस में H2। अब इक्वेशन अब भी बैलेंस होगी, तो 2 और यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो एल्यूमिनियम भी 2 है, हाइड्रोजन 6 यहाँ पे, 3 2 जा 6 यहाँ पे, क्लोरीन 6 यहाँ पे, 2 3 जा 6 यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल कि जब भी अपनी मेटल है वो किसके साथ कंबाइन होगी, एसिड्स के साथ कंबाइन होगी, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो अपना जो टॉपिक है ये भी होता है। अब क्या है, मेटल किसके साथ कंबाइन होगी, अदर मेटल सोल्यूशन। एक मेटल है वो सेकेंड मेटल के सोल्यूशंस के साथ कंबाइन होगी, मतलब उसका कोई हमने सोल्यूशन बनाया है। कैसे, जैसे हमने लिया ये किसी भी मेटल का सॉल्यूशन, मान लिया मैंने लिया है किसका, CuSO4 का सॉल्यूशन, और हमने इसमें डाल दी क्या, सेकंड मेटल Zn। तो इसमें क्या होगा, देखो जब भी हम ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन सेकंड साल्ट का मिल जाएगा और जो वो मेटल है वो अलग हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो भी सॉल्यूशन हम लेंगे, जिस भी मेटल का हम सॉल्यूशन लेंगे वो लेस रिएक्टिव हो जो मेटल हम डालेंगे उससे। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, salt solution of metal A प्लस में मेटल B, तो इससे हमें क्या मिलेगा, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B प्लस में मेटल A। कैसे कि मान लो हमने जो मेटल A का सॉल्यूशन लिया, मेटल A अपनी कौन सी है, कॉपर, तो मैंने इसका सॉल्यूशन लेना, मैंने ले लिया CuSO4। अब हमने डाली सेकंड मेटल, तो वो हमने ले लिया Zn। तो अब देखो Zn होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है बजाएगी कॉपर के, तो ये क्या दिखाएगी, डिस्प्लेसमेंट, जो हम फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ चुके हैं। तो ZnSO4 प्लस में Cu, तो यहाँ पे क्या होगी, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि when metal is combined with the salt solution of other metal then we will get the salt of other metal and then metal will be displaced, कि जो मेटल है वो डिस्प्लेस हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जो मेटल हम डालेंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव हो किसकी बजाय, जो साल्ट सॉल्यूशन हमने लिया है उसकी बजाय। तो यहाँ से जो अपना ये 6 टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब क्या है, मेटल प्लस नॉन मेटल, यहाँ पे अपना ये भी हो चुका। अब क्या है, मेटल प्लस में नॉन मेटल, एक हमने लेनी है मेटल और एक हमने लेनी है नॉन मेटल। तो जैसे एग्जांपल के साथ बताती हूँ मैं, क्या मेटल प्लस में नॉन मेटल। मैं एक बार वीडियो को देख लेती हूँ। हाँ, तो देखो मेटल प्लस में नॉन मेटल, तो एक हमने लेंगे मेटल, मेटल की एबिलिटी हमने क्या देखी थी, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Na, हमें पता है Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, और यहाँ पे हमने लिखा था Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, Na का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसको हम क्या लिखते हैं 281। तो ये Na प्लस के एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। ऐसे Cl है 17, तो 287, तो ये Cl नेगेटिव के जैसे एग्जिस्ट करता ताकि जो इसकी सेल है वो कम्प्लीटली फील्ड होकर इसमें स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ से हम दिखाते हैं इसमें
1 और Cl में कितने हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो होता क्या है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा NaCl। तो Na साथ में हम यहाँ पे दिखाएंगे Cl, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ऐसे हम Mg का केस देखते हैं। तो Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम 12, तो इसको हम क्या लिखेंगे 282। तो ये कैसे एग्जिस्ट होगा Mg2+ के जैसे, ताकि इसकी जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फील्ड हो। तो डोनेशन हुआ तो ये अपनी मेटल, और जो अपनी नॉन मेटल है इसका एग्जांपल हम लेंगे क्लोरीन ही। तो यहाँ पे हमने लिया 287। तो अब देखो कि एक क्लोरीन हमने यहाँ पे लिखा, एक क्लोरीन हमने यहाँ पे लिखा, क्यों? क्योंकि इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, इसको देना है डोनेशन देना है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, और क्लोरीन की एबिलिटी होती है वो एक ही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा नहीं लेगा वो। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 क्लोरीन लेंगे। तो यहाँ पे हमने दिखाया इसके 7 7 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही इसके 5 6 7। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको देगा, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा MgCl2। तो यहाँ पे जब भी मेटल या नॉन मेटल कंबाइन होगी तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अपनी मेटल प्लस नॉन मेटल कंबाइन होंगी तो हमने देख लिया हमें क्या मिल जाएंगे, सारे सॉल्यूशन, या बोल सकते कंपाउंड्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद इसी से निकल के क्या आएगा, आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ इसके बेसिस पे हम बताएंगे कि आयनिक कंपाउंड क्या होंगे। आयनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होंगे, जिसमें क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ आयन। जैसे ये बना अपना Na+ और ये बना Cl-, और ये बना Mg2+ और ये बनेगा 2Cl-। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस होगा। तो जहाँ भी फॉर्मेशन ऑफ आयंस होगा उनको हम क्या बोल देंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो अपने आयनिक कंपाउंड होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो यहाँ से देखो हम लिखेंगे जो अपने आयनिक कंपाउंड होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट क्या है, इनमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बनते हैं Na+ एंड Cl-, तो इनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनने की वजह से जो अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या हो जाएगा थर्ड, यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ आयंस हुए और हम क्या बोलते हैं कि फ्लो ऑफ आयंस, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज टेक प्लेस। तो जहाँ पे भी आयंस होंगे वहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो अपने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी अपने आयनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट पॉइंट इज इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेकंड पॉइंट इज यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक प्लेस, कि फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होंगे जिनमें फॉर्मेशन ऑफ आयंस होती है। सेकंड, आयंस बनने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बनने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड पॉइंट, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो उनके मेल्टिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट हैं, वो भी हाई होते हैं। अब यहाँ पे आयंस बनते हैं तो फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो अपने होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया है। यहाँ पे अपना ये आयनिक कंपाउंड भी खत्म होता है। अब अपना इसमें जो मेन टॉपिक है वो क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो देखो क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल्स। जो भी मेटल्स होती है वो पहले से तो हमें बनी नहीं होती कि वो आर्टिफिशियल बनी हो कि जैसे हम उनको चाहे वैसे ले लें। तो जो भी अपनी मेटल्स होती है वो हमें कहाँ से मिलती हैं, अर्थ क्रस्ट से।
कि वी गेट मेटल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अब हमें ऐसे नहीं मिलती कि हमने सोडियम लिया और वो हमने मिट्टी से उठाया और हमें वो मिल गया। अर्थ की क्रस्ट से हमें एज इट इज सोडियम उठा लिया, पोटेशियम उठा लिया, ऐसे हमें मेटल्स नहीं मिलती। तो जैसे हमें मेटल्स मिलती हैं बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं, ओड्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, ओड्स, जिसमें हमने नहीं पता कि जो वहाँ पे कितनी बेनिफिशियल है, कितनी बेनिफिशियल नहीं है, कितनी मेटल्स वहाँ पे बेनिफिशियल है, कितनी मेटल्स वहाँ पे बेनिफिशियल नहीं है, हमें नहीं पता। तो जो भी अर्थ की क्रस्ट में जो भी हमें मिलता है, जो भी सिंपल हमें मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ओड्स। सेकेंड कंडीशन पे क्या आता है, मिनरल्स। अब हमने ओड्स मिली हैं, अब हम इन ओड्स में से ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी ऐसी ओड होगी जिसमें से हमें कोई भी मेटल है या नॉन मेटल मिलने की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें यहाँ पे मेटल मिलेगी, मिल सकती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, कि ऐसे मिनरल्स जो यूजफुल होते हैं, इसमें यूजफुल या बेनिफिशियल या अनबेनिफिशियल सभी होते हैं, लेकिन जब हम उनमें से ये निकाल लेते हैं कि बेनिफिशियल होते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। और उसके बाद क्या होता है, गैंग पार्टिकल, कि जो भी, जब सेकंड में हमने क्या लिया कि हमने मिली मेटल्स, ऐसे मेटल ओड्स जिसमें से हम मेटल को निकाल सकते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, उनमें से मेटल को निकालना। तो जब हमने उनमें से मेटल को निकाला और जो भी इम्प्योरिटी बचेंगी उनको हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, इम्प्योरिटी left behind after extracting metals, इम्प्योरिटी लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, कि मेटल्स को निकालने के बाद जो भी इम्प्योरिटी बचेगी उसको हम बोलेंगे गैंग पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ पे भी क्या होती हैं, रिएक्टिविटी सीरीज आती है आपकी नोटबुक में। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं, टॉप पे होते हैं हाईली रिएक्टिव, और जो बीच में होते हैं जो मीडियम वाले होते हैं, और नीचे होते हैं बिल्कुल लो रिएक्टिविटी वाले। अब हम इनका डिस्कशन 1 बाय 1 करेंगे। तो कौन से होंगे, सबसे पहले होते हैं अपने यहाँ पे देखो हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, हाई रिएक्टिविटी में कौन से आते हैं, पोटाशियम हो गया अपना, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद जैसे अपना सोडियम हो गया। उसके बाद मीडियम रिएक्टिविटी में कौन से आते हैं, जैसे अपना जिंक हो गया। उसके बाद लो रिएक्टिविटी पे कौन से आते हैं, Hg एंड Cu। तो जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है आप वो नोटबुक से भी देख सकते हैं, हम देखेंगे सिंपल यहाँ पे इनका एक्सट्रैक्शन कैसे कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या होता है, इनमें से हम मेटल्स को लेंगे, उसके बाद होती है उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम इनके जो मेथड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो अपनी हाईली रिएक्टिव हैं वो कभी भी नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होती। नेटिव फॉर्म का मतलब क्या है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होती, क्योंकि अगर हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये क्या करेंगे, नेचर में जो भी इनको मिलेगा, जो भी एलिमेंट या जो भी गैसेज इनको मिलेंगे, जो भी पार्टिकल्स मिलेंगे, उनके साथ ही कंबाइन होकर क्या होंगी, हार्मफुल होंगी। तो जैसे हम अपना सोडियम होता है उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ते, उसको केरोसिन ऑयल में डालते हैं ताकि वो कोई भी रिएक्शन ना करे। ठीक है, अब मीडियम रिएक्टिविटी है वो भी नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होती, लेकिन जो लो रिएक्टिविटी होती है वो नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकती है। तो अब हम इनको देखेंगे 1 बाय 1। तो देखो सबसे पहले आप एक टेबल बनाइए, यहाँ पे हम लिखेंगे लो, मीडियम और हाई। तो जो भी अपनी लो रिएक्टिविटी की मेटल्स होंगी वो हमें किस फॉर्म में मिलती हैं, सल्फाइड ओड में। उनकी जो सल्फाइड ओड है उसको हम किस में बदलेंगे, पहले ऑक्साइड में, और देन उसका रिडक्शन करवाएंगे। इनमें रिडक्शन की नीड नहीं होती, नॉर्मली हम हीट देते हैं तो उससे भी काम चल जाता है, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगी, अपनी मेटल। उसके बाद सेकंड पे आता है मीडियम। मीडियम वाली दोनों टाइप से मिल सकती है हमें, यहाँ पे हमें सल्फाइड के जैसे भी मिल सकती है और कार्बोनेट के जैसे भी मिलती है। जैसे भी हमें मिले हमें दोनों को मिला के किस में चेंज करना है, ऑक्साइड फॉर्म में, इसकी ऑक्साइड फॉर्म में। उसके बाद इसका भी रिडक्शन होगा किसके साथ, या तो कार्बन डाल दो या तो इससे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनको डाल दो। उसके बाद हमें क्या मिलेगी, अपनी मेटल। और जो अपना हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको हम ऐसे ना तो सल्फाइड और ना कार्बोनेट और के जैसे पा सकते, उनके लिए एक अलग मेथड होता है। क्या होता है वो, उसके लिए हमें मिलती है ये
इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसमें हमें कैथोड एनोड यूज करते हैं। तो जो अपनी हाईली रिएक्टिविटी सीरीज की मेटल्स होती हैं उनको हम सिंपली ऐसे नहीं ले सकते, लेकिन जो लो वाली होती हैं वो किस में मिलती हैं, हमें सल्फाइड ओर में मिलती हैं, उसको हमें ऑक्साइड में बदलना होता है, देन रिडक्शन होगा तो वहाँ से हमें मेटल मिलेगी। अब जो मीडियम रिएक्टिविटी की सीरीज की जो मेटल होती हैं उनको सल्फाइड में भी मिल सकती हैं, कार्बोनेट में भी, उनको हमने ऑक्सीजन में बदलना है, देन कार्बन ऐड कर सकते हैं, या तो उनसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनको ऐड करके हम मेटल्स ले सकते हैं। अब इनके लिए जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं वो ऐसे नहीं मिलती हमें, उनके लिए हमने क्या करना होता है, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे अलग करना होता है मेटल्स को। जैसे एक मेटल एक नॉन मेटल का साल्ट हमने मिला, उससे हमने मेटल को निकालना है, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो वन बाय वन अब हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम किसका डिस्कशन करेंगे, लो रिएक्टिविटी मेटल का। हम देखेंगे क्या लो रिएक्टिविटी मेटल्स को हम कैसे गेन करेंगे। तो देखो लो रिएक्टिविटी मेटल्स के केस में हमने क्या लिया था कि वो सल्फाइड और के से एग्जिस्ट होंगी। एग्जाम्पल किस किस के लिए थे, मरकरी एंड जो अपना कॉपर था, इनके एग्जाम्पल लिए थे Hg एंड Cu। तो सबसे पहले हम मरकरी का देखेंगे। तो जब हमने क्या, सबसे पहले किस फॉर्म में मिलेगा, इसके सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। तो अब हम जब इसमें ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा Hg और साथ में SO2। उसके बाद ध्यान क्या देना है कि जो भी इक्वेशन हम लिखेंगे वो बैलेंस होनी चाहिए। अब इसकी बैलेंसिंग के लिए देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पे 2 + 1 3, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 = 4। अब यहाँ पे क्या होगा, हम सिंपल यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो अपने बैलेंस हो गए, लेकिन अब जो अपने Hg हैं वो अनबैलेंस हो गए। तो जैसे हम इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने Hg भी बैलेंस है, सल्फर अनबैलेंस हो गए, तो यहाँ पे हम इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो अब अपने ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गए, कैसे कि यहाँ पे तो सल्फर 2 है, यहाँ पे भी सल्फर 2 है, Hg यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 + 4 = 6 है। तो इसके लिए हम इसके यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो Hg 2 है, Hg यहाँ पे भी 2 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 2 + 4 = 6 है। तो जो अपनी इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिला, इसके ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमने इसका ऑक्साइड मिला है तो अब हम इसको हीट करेंगे। तो जैसे ही हमने हीट किया तो हमें अपनी मेटल और साथ में ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये किसके लिए था, लो रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए था। सेकेंड एग्जाम्पल हमने किसका लिया था, कॉपर का। तो जो अपना कॉपर होगा किस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, सल्फाइड की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा क्या, कॉपर सल्फाइड। और इसमें हमने जब ऑक्सीजन ऐड करी है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Cu2O और साथ में SO2 यहाँ से निकल जाएगा। अब इक्वेशन ये भी बैलेंस होनी चाहिए। तो इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी, देखो यहाँ से हमने कॉपर के 2 हैं, यहाँ पे कॉपर के 2 हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 + 1 3 है। तो इसकी बैलेंसिंग अब हमें करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, जैसे ही हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएंगे, 2 + 2 = 4। लेकिन अब अपने कॉपर अनबैलेंस हो गए, कॉपर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है, 2 ही है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब अपने सल्फर है वो अनबैलेंस हो गए, तो अब हम यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कॉपर यहाँ पे है 2 × 2 = 4, यहाँ पे भी कितने हैं, 2 × 2 = 4, सल्फर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 + 2 4 है, तो यहाँ पे हमें 2 से नहीं, 2 × 2 = 4 और 2 यहाँ से 6 है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अपनी इक्वेशन होगी किसकी, इसके। अब यहाँ पे देखो जो कॉपर के ऑक्साइड है उनको सिंपल हीट देने से वो अपनी मेटल नहीं देंगे, तो इनके लिए इनका रिडक्शन हम इनके साथ ही करवाते हैं। Cu2O है, साथ में Cu2S है, और यहाँ पे क्या होगा, हमें Cu मिलेगा और साथ में SO2 निकल जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने, अब देखो इक्वेशन अपनी, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, कॉपर यहाँ पे 4 + 2 6 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो अपनी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो जैसे अपनी लो रिएक्टिविटी सीरीज की मेटल होती हैं ऐसे हम उनको गेन करेंगे, किससे, उनके सल्फाइड से। अब आती है अपनी बात किसकी, मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज की। देखेंगे कि जो अपनी मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल्स होती हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो मीडियम रिएक्टिविटी मेटल, हमने क्या देखा था कि जो भी अपनी मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल्स होती हैं वो हमें 2 टाइप से मिलेंगी, या तो कार्बोनेट या तो सल्फाइड। अब दोनों को ही हमने किस फॉर्म में लेके आना है, ऑक्साइड के फॉर्म में
और उस ऑक्साइड का रिडक्शन करके हमको क्या मिलेगी, मेटल मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो मीडियम रिएक्टिविटी में हम मेनली किसका डिस्कशन करेंगे, जिंक का। तो किसकी फॉर्म में मिलेगी, मान लिया हमने किसकी फॉर्म में मिली है, जिंक कार्बोनेट की। तो हम जैसे ही इसको हीट देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ZnO + CO2 में। उसके बाद जब ये सल्फाइड और के जैसे एग्जिस्ट होगी तो ZnS जिंक सल्फाइड। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाएंगे तो यहाँ से हमें Zn प्लस में SO2। जब सल्फाइड और के जैसे मिलेगी तो SO2 गैस निकल जाएगी, अगर कार्बोनेट के जैसे मिलेगी तो CO2 गैस निकल जाएगी। अब यहाँ से इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे ZnS O के कितने हैं, SO2। हाँ ठीक है, जो अपनी इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। अब यहाँ से देखो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या चाहिए था, जिंक ऑक्साइड, तो ZnO प्लस में SO2। अब इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमने लगाया क्या, 2, तो जैसे यहाँ पे हमने 2 लगाया तो 2। अब जो अपने जिंक है और जो सल्फर है वो बैलेंस हो चुके हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 2 + 4 = 6, तो यहाँ पे हम करेंगे 3O2। तो यहाँ से भी हमें जिंक ऑक्साइड मिला है और यहाँ से भी हमें जिंक ऑक्साइड मिला है। अब जैसे मैंने लिखा था ना पहले कि जिंक सल्फाइड से सीधा अब मैंने Zn लिख दिया था, तो ऐसे आपने नहीं लिखना है कि पहले जो भी सल्फाइड होगा या कार्बोनेट होगा हम उसको ऑक्साइड में बदलेंगे, देन उसका रिडक्शन होकर हमें मेटल मिलेगी। तो अब हमें ZnO मिल चुका है। अब हम ZnO में सिंपल कार्बन मिला के भी इसका रिडक्शन करवा सकते हैं, या तो इससे जो हाई रिएक्टिविटी की मेटल्स होती हैं और यहाँ से CO निकल जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगी क्या, मेटल। तो ऐसे हम जो मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल्स होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे, या तो सल्फाइड की ओर में मिलेगी या कार्बोनेट के जैसे, उसको हमने पहले ऑक्साइड में बदलना है, देन उस ऑक्साइड का रिडक्शन करवाना है और वहाँ से हमें मिलेगी मेटल। अब अपनी जो लास्ट बचते हैं किसकी, हाई रिएक्टिविटी की मेटल्स। जो अपनी हाई रिएक्टिविटी मेटल्स होती हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो अपनी हाई रिएक्टिविटी की जो मेटल्स होती हैं, वीटी मेटल्स, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जैसे अपना सोडियम हो गया या पोटासियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, उनके हम सल्फाइड या ऑक्साइड या कार्बोनेट और एग्जिस्ट नहीं होते इतने सिंपली। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो भी उसका कंपाउंड दिया होता है उससे हमें मेटल निकालने के लिए हम उसका कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का। होता क्या है इसमें, जैसे अपने पास था क्या, NaCl का कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, और जो एनोड होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। उसके बाद जो कैथोड होता है उस पर होता है रिडक्शन, और जो अपना एनोड होता है उस पर होता है ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद जो अपना ऑक्सीडेशन होता है इसका क्या मतलब है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैथोड होगा, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन, मतलब इसने एक्सेप्ट करने हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। और जो एनोड है उस पे होना है अपना ऑक्सीडेशन, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा इस पे। तो कैसे, हाँ तो इस पे होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होना। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखो जैसे ये अपने Cl नेगेटिव था तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Cl2, और साथ में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जो अपना एनोड है उस पर हमने मिल गया क्या, Cl2। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ इसका, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। अब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो वो Na+ के फॉर्म में आयन होगा। तो जैसे हमने NaCl लिया तो वो कैसे होगा, Na++ में Cl नेगेटिव। तो ये Na+ तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Na में बदलेगा। तो ये तो किस पे होगा, कैथोड पे। कैथोड पे क्यों, रिडक्शन होता है मतलब एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और जो Na है हमें वो मिल जाएगी। ऐसे ही जो क्लोरीन है वो किस पे होगा, एनोड पे। कैसे कि जो 2Cl नेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन होगा, कैसे, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा और Cl2 के जैसे एनोड पे हमें मिलेगा। तो ऐसे जो अपनी हाई रिएक्टिविटी मेटल्स होती हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो अपना लास्ट टॉपिक बचा है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कि ये मेटल्स तो हमें मिल गई, उसके बाद जो रिफाइनिंग का मेथड होता है वो क्या होता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में भी क्या होता है, एक हम लेते हैं कैथोड, एक हम लेते हैं एनोड। ठीक है, जो अपना कैथोड होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, और ये मैंने लिखा क्या, कैथोड,
ये होता है एनोड। जो अपना एनोड होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। हमने क्या लेना है कि जो भी अपनी इम्प्योर्ड मेटल होगी उसको हमने लेना है एनोड, इम्प्योर मेटल। जैसे मैं एग्जांपल कॉपर लेके चलूँ तो यहाँ पे हमने लेना है कॉपर इम्प्योर, जिसमें इम्प्योरिटीज साथ में होंगी, और यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर किसका, प्योर मेटल का, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लेनी है, एक इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल की, जिस मेटल को हमने निकालना है ना। तो यहाँ पे कॉपर है तो इलेक्ट्रोलाइट हम किसके लेंगे, CuSO4, कॉपर सल्फेट ही हम इस पे क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो जैसे ही हम इसका कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी ये अपना कॉपर है, इम्प्योर मेटल है, इसमें क्या होगा, यहाँ से जो प्योर कॉपर है वो Cu2+ के जैसे एग्जिस्ट होकर यहाँ पे किस पे, कैथोड पे स्टार्ट होंगे जमना, ठीक है। तो यहाँ से Cu2+ निकलेगा और इसके पास चला जाएगा ऐसे, और यहाँ पे क्या होगा, अब इसके साथ जो इम्प्योरिटी थी वो इसमें डिजोल्व हो गए, वहाँ पे हमें कहाँ मिलेंगी, एनोड के नीचे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड, ठीक है। तो क्या होगा कि हमने कैथोड लेना है किसका, कॉपर जो प्योर मेटल होगी, एनोड किसका लेना है, जो इम्प्योर मेटल होगी। तो जैसे ही अपना प्रोसेस होगा तो यहाँ से जो कॉपर होगा वो तो कैथोड पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो अपना इसके साथ इम्प्योरिटीज़ थी वो हमें एनोड के नीचे मिलेंगी, कैसे, एनोड मड के जैसे। तो ये होता है अपना प्रोसेस किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। ऐसे अपनी जो मेटल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक दिया गया है आपकी NCERT की बुक में वो है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, किसी भी चीज़ का किसके साथ वो ना, मॉइस्ट से, हवा से या नमी से क्या होना, उसमें डिफेक्टिव होना। जैसे हम बोलते हैं लोहे को जंग लगना, तो ये आप फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे भी देख लो कोरोजन का मतलब क्या होता है। जैसे अपना आयरन होता है, आयरन गेट्स कोरोइडेड, जैसे हम उस पर बोलते हैं ना, उस पर क्या लग गया, जंग लग गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोजन। जब किसी भी मॉइस्चर, विंड या किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो अपनी चीज़ है, जो भी अपना सब्सटेंस है, जो भी अपनी मेटल है वो डिफेक्टिव होती है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। इसके लिए जो प्रिवेंटेशन मेथड में मोनली कौन से होते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं उस पर जो भी सब्सटेंस है, तो इसके लिए जो उसका कोरोजन की जो उसकी जो लाइफ टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, कि जो पहले 10 दिन 20 दिन चलने वाला था, 10 साल 20 साल 30 साल चलने वाला था, उसके बाद उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। या सेकंड क्या होता है, एलॉय। हम क्या करते हैं, दो मेटल्स या दो नॉन मेटल्स को आपस में कंबाइन करके एलॉय की फॉर्म में उसको यूज़ में लेके आते हैं, जिससे जो उसकी लाइफ टाइम है वो इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे जो अपना लेसन है मेटल एंड नॉन मेटल वो कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।